अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज मैं एक नए मौजू के साथ जिसका उन्वान है बर्न्स लेके आया हूँ और आपको पता है कि बर्न्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैगा। पहले मैं आपको बता दूं कि बर्न्स है क्या। बर्न्स अगर कोई भी चीज़ से अगर स्किन को नुकसान पहुंचे जलने से तो उसको हम बर्न्स कहते हैं। तो जलने से जो स्किन को डैमेज होगा उसको हम बर्न्स कहते हैं। अब बर्न्स किस तरीके से हो सकती है। बर्न जो है वो धूप से भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा धूप हो तो सनबर्न कहलाता है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी अगर आप लगा लें तो गर्म पानी से भी हो सकता है, आग से भी हो सकता है। उसके बाद ये कि केमिकल है, केमिकल से भी हो सकता है, स्टीम से भी हो सकता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक से भी बर्न हो सकता है। फिर अगर आप कोई गर्म चीज़ को, मेटेलिक चीज़ को आप छू लें तो उससे भी हो सकता है। तो ये इन तमाम चीज़ों से जो है ये बर्न्स हो सकता है, ये वजूहत हैं। अब इन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा स्किन का स्ट्रक्चर बता दूं। स्किन का स्ट्रक्चर ये है कि पहले जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, उसके बाद जो होती है वो डर्मिस, फिर उसके बाद फैट की लेयर होती है, फिर मसल्स साथ में, फिर उसमें नर्व और वेसल्स भी होते हैं। अब तमाम बर्ड्स का अगर डॉक्टर मुआयना करे तो पता चल जाता है कि बर्ड्स कितना ख़तरनाक है और कितने डीप हैगा और कितना परसेंटेज हैगा। लेकिन सिवाय इलेक्ट्रिक शॉक के, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से बर्न्स का नहीं पता चलता कि कितना बर्न्स हुआ हैगा। अब मैं आपको बता दूं कि कितने तरह के बर्न्स होते हैं। पहले तो ये कि फर्स्ट डिग्री बर्न्स होता है जिसमें सिर्फ एपिडर्मिस यानी जो ऊपर की जो स्किन है वो इन्वॉल्व होती है। ये सुपरफिशियल बर्न भी कहलाएगा। इसमें क्या होता है कि दर्द होगा, रेडनेस होगी और इसके अलावा सेकंड डिग्री बर्न्स होता है। सेकंड डिग्री बर्न्स में भी दोनों लेयर शामिल हो जाती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस होता है। इसमें क्या होता है कि रेडनेस बर्न्स होता है, साथ में ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी बन जाते हैं। ब्लिस्टर फॉर्मेशन क्या होता है ब्लिस्टर यही है कि एक तरह से जो आपने देखा होगा कि आंवला पड़ जाता है, जिसमें अंदर ऐसा लगता है कि जैसे पानी भरा हुआ है। अब थर्ड डिग्री बर्न्स है। थर्ड डिग्री बर्न्स में क्या होता है थर्ड डिग्री बर्न्स में तमाम लेयर भी शामिल होती हैं, ये फैट भी शामिल होता है कि ये बहुत ही पेनफुल होता है। और इसमें क्या होता है कि दर्द के साथ स्वेलिंग होती है, कि ब्लिस्टर बन जाते हैं और ये काफ़ी दर्द, इसमें काफ़ी दर्द होता है क्योंकि इसमें नर्व भी शामिल होती हैं और फिर वेसल्स भी हैं, तो काफ़ी पेनफुल होता है। अब इसकी कॉजेज़ क्या आएंगे बर्न्स के। कॉजेज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आग हो सकती है, बहुत ज़्यादा गर्मी सूरज की किरणों की वजह से भी हो सकता है। साथ में फिर कोई मेटेलिक, हॉट मेटेलिक चीज़ को कोई छू ले तो उससे भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक से भी हो सकता है, गर्म पानी से भी हो सकता है, केमिकल से भी हो सकता है, रेडिएशन से भी हो सकता है। अब इसका इलाज क्या है इसका इलाज जो है वो डिपेंड करता है कौन सी सीवियरिटी का बर्न है। अगर आप सपोज कर लें कि अगर फर्स्ट डिग्री बर्न है तो इसमें कोई ऐसी खुदा ना खास्ते कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं होती। फर्स्ट डिग्री बर्न को जो है वो आप अपने घर पे भी आप ट्रीट कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले बर्न्स को जो है ना कूल बर्न्स करेंगे, या मतलब कि कूल बर्न्स का क्या मतलब है कि टैप वाटर से जो है ना उस पानी जिस जगह पे बर्न्स हुआ है उसको धोते रहेंगे और इतना धोएंगे कि जिसकी वजह से फिर इसका दर्द कम हो जाए। फिर प्रोटेक्टिव बैंडेज बांध लेंगे, कोई ऐसी बैंडेज बांधेंगे जो कि वो चुपके नहीं उसमें। और इसमें क्या करेंगे, सिर्फ पेट्रोलियम जेली यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है तो पेट्रोलियम जेली तो बहुत सस्ती है, वो आप इसको लगा के और इसके बाद लूज बैंडेज कर लेंगे। फिर नंबर सेकंड नंबर पे जो बर्न्स होता है उसमें क्या है, मैंने आपको बताया था उसमें वो ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये याद रखिएगा कि अगर ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाए तो खुदा ना खासा ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाए तो आप उसको बस्ट नहीं करेंगे, यानी उसको फोड़ेंगे नहीं, क्योंकि फोड़ने से जो है वो नुकसान भी हो सकता है। अब क्या करना है कि आपको इसमें क्या करना होता है कि इसमें जो है वो आपको पेट्रोलियम जेली भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में जो है अगर कोशिश करें कि अगर ये घर में मिल जाए तो सिल्वर नाइट्रेट जो होती है कि जिसमें एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट हैगा, जिसमें मिला हुआ होता है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है, सिल्वर सल्फर डाइजिन के नाम से आता है।
वो आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो और भी ऑइंटमेंट है, जैसे नींबू हैगा, इसके अलावा ये हैगा कि जैसे फ्लेमाज़ीन है, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सनबर्न अगर खुदा ना खास्ते हो जाए, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ये कीजिएगा कि एलोवेरा जो जेल होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये कि खुदा ना खास्ते दर्द की वजह से जो है वो आप एनाल्जेसिक ले सकते हैं, जिसमें एनाल्जेसिक में जो है वो पैरासिटामोल या एसिटामिनोफेन जिसे हम कह सकते हैं, वो ब्रूफेन, ये जो भी पेन किलर है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड डिग्री जो बर्न्स होता है वो सीरियस बर्न होता है। वो उसके लिए तो ये है कि ज़ाहिर है कि उसका इलाज आप उसको घर पे नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कोई ख़ुसूसी जो बर्न सेंटर होते हैं, या ये कि इमरजेंसी में आपको उसको शिफ्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो होता है कि तमाम तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैंगी, और इसका जो ट्रीटमेंट जो है ना वो भी मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, क्योंकि इसमें चांसेस ये होते हैं कि हाइपरवॉल्यूमिया हो जाए, क्योंकि जलने की वजह से जो है ना फ्लूइड लॉस हो सकता है। फिर इसके अलावा ये कि और दूसरी कॉम्प्लिकेशन भी इसमें हो सकती हैंगी। तो इसमें क्या करते हैं कि जब आप बर्न सेंटर में लेके जाएंगे, तो ज़ाहिर है कि वो पहले आईवी फ्लूइड वगैरह लगाएंगे, फ्लूइड देंगे, जो रिप्लेसमेंट होगा उसका, जो जिस्म का पानी जो कम हुआ हैगा वो करेंगे। फिर उसके बाद ये कि उसमें सबसे ज़्यादा ये कि बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, क्योंकि इसमें तो तीनों लेयर इन्वॉल्व है, नर्व इन्वॉल्व हैगी, फिर उसके बाद वेसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। उसमें फिर हम आपको आप ये करते हैं कि इंजेक्शन एनाल्जेसिक देते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है ना वो मॉर्फिन वगैरह दी जाती हैगी। फिर इसके अलावा ये कि इसमें जो है वो इन्फेक्शन अगर खुदा ना खास्ता हो, तो फिर ये कि उसमें एंटीबायोटिक भी कवर देना पड़ता हैगा। फिर क्या ज़रूरत पड़ती है आगे चल के, तो ज़रूरत पड़े तो खुदा ना खास्ता इसकी ग्राफ्टिंग भी करना पड़ती हैगी। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि हर बर्ड्स में, चाहे छोटा बर्ड्स हो या बड़ा बर्ड्स हो, इसमें टेटेनस टॉक्साइड का इंजेक्शन अगर हर हालत में लगाना पड़ेगा। अब टेटेनस टॉक्साइड का क्या होता है कि जो पहला इंजेक्शन आपको जो लगाया, वो उसकी बूस्टर डोज जो है वो 10 साल तक चलती हैगी। तो अगर नहीं लगा किसी का, तो वो उसको लगाना पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको तीनों दर्जे के बर्न्स का बता दिया हैगा। एक चीज़ का और मैं आपको बता दूं कि ये तो मैंने किस तरीके से डिग्री के हिसाब से बर्न्स बताया, लेकिन डॉक्टर जो है वो परसेंटेज के हिसाब से भी बर्न्स निकालते हैं कि कितना परसेंटेज जलाएगा। तो खुदा ना खास्ता अगर 30% से या 30% तक बर्न्स हैगा, तो बहुत ही ख़तरनाक होता हैगा। तो अमूमन ये होता है कि जो परसेंटेज लगाई जाती हैगी, वो एक फार्मूला आएगा जो कि आपको नहीं समझ में आएगा। उसमें ये करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ते 10% से ज़्यादा बर्न्स हो, तो उसको फिर ये करते हैं कि एक खुसूसी सेंटर में, यानी बर्न सेंटर में या इमरजेंसी में भेज देते हैं। ख़ास तौर पे बहुत से बड़े शहरों में जो है ना बर्न सेंटर होते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वहाँ बर्न सेंटर ना हो, तो ज़ाहिर है फिर इसका इलाज भी फिर जो है ना इमरजेंसी में ही होता हैगा। तो उधर भेज देते हैं कि फिर ये कि जो मैंने आपको बताया कि तमाम ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या हो सकती है कि बर्ड्स में, तो आपको मैंने बताया ना कि फर्स्ट डिग्री बर्ड्स में तो कोई ऐसे खुदा ना खास्ता कॉम्प्लिकेशन के चांसेस नहीं है। सेकेंड डिग्री बर्ड्स में भी इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते, लेकिन थर्ड डिग्री जो बर्ड्स होता हैगा उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब उसमें कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, एक तो ये कि हाइपोवॉल्यूमिक होगा, यानी बर्ड्स की वजह से जो जिस्म का जो पानी कम हुआ है उसकी वजह से हाइपोवॉल्यूमिया होगा, ब्लड प्रेशर कम हो सकता हैगा, डिहाइड्रेशन हो सकती हैगी। फिर उसके बाद ये है कि इन्फेक्शन हो सकता हैगा। फिर इन्फेक्शन के बाद ये कि अगर खुदा ना खासा इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हुआ है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि एरिथमिया हो जाए, यानी दिल की धड़कन जो है वो चेंज हो सकती हैगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रिक शॉक में तो चाहे वो छोटा इलेक्ट्रिक शॉक हो या कुछ भी हो, डेफिनेटली उसको पेशेंट को जो है वो अस्पताल में भेजना पड़ता हैगा, ताकि वो उसको ऑब्जर्वेशन पे रखें और देखते रहें और उसका मॉनिटर करते रहें। ख़ासतौर पे एयर इसमें देखना पड़ेगा कि दिल की धड़कन उसकी कैसी चल रही है। अच्छा, इसके अलावा ये कि फिर खुदा ना खास्ते जो थर्ड डिग्री बर्न होता है उसमें ऑर्गेनिक फेलियर भी हो सकता है, बहुत से ऑर्गेन भी जो है ना उसमें शामिल हो सकते हैं। फिर उसके बाद ये कि नमूनिया भी हो सकता है, कि लंग्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं।
सेप्टिसीमिया भी हो सकता हैगा, यानी इन्फेक्शन जो है वो पूरे ब्लड में आ जाए। उसके बाद ये है कि अगर जॉइंट और बोन्स अगर इन्वॉल्व है तो वो भी अफेक्टेड हो सकते हैं ये। अब इसके अलावा ये है कि किस तरीके से हम ये करें कि डॉक्टर को यानी कैसे मालूम करें कि कब इस वक्त हम डॉक्टर को दिखाएं। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर 10% से ज़्यादा दर्द है तो डेफिनेटली जो है वो इसको पेशेंट को, या खुदा ना खासा कोई भी है, उसको बर्न सेंटर पे भेजना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हाथ पैर चेहरा या नाजुक ऐसा अगर इन्वॉल्व है, यानी स्क्रोटम वगैरह या ये कि जो नाजुक ऐसा जो कहलाते हैं, अगर वो इन्वॉल्व है तो जाहिर है कि फिर भी बर्न सेंटर पे भेजना पड़ेगा। अगर ब्लिस्टर 2 इंच से बड़े हों तो फिर भी हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा, और सीवियर पेन हो साथ में तो भेजना पड़ेगा। फिर ये कि अगर खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन, अगर आगे चल के इन्फेक्शन हो रहा हो, या ये कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो, या ये कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, इन तमाम सिचुएशन में जो है वो डॉक्टर के पास या बर्न सेंटर में हमें भेजना पड़ेगा। फिर ये है कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक है तो वो तो चाहे कुछ भी हो, आपको उसका तो वेट भी नहीं करना हैगा, हर हालत में यार भेजना पड़ेगा, या ताकि उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो, या ये कि फर्दर उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसमें एहतियात क्या करनी पड़ती है? अब एहतियात यही है कि आजकल हमारे मुल्कों में जो है वो लोड शेडिंग हो रही है कि गैस कभी आ रही है कभी नहीं जा रही, उसके बाद बिजली भी आ रही है कभी नहीं आ रही। आपने इस्त्री के लिए बिजली लगाई और उसके बाद बिजली चली गई और पता चला ही नहीं, कि खुदा ना खा उससे भी नुकसान पहुंच सकता हैगा, बच्चों को नुकसान पहुंच सकता हैगा। फिर उसके बाद ये कि इसी तरीके से गैस का आएगा। गैस में ये है कि आप खाना पका रहे हैं या चाय बना रहे हैं, जो कुछ भी हैगा, उसके बाद पता चला गैस चली गई और वो चूल्हा जलता रह गया। खुदा ना खास्ता जब गैस आई तो आपको पता ही नहीं चला, और आपने जब चलाया तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हो सकती है ये। तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये कि मैंने देखा है कि घर में माएँ जो हैं वो बच्चों को गोद में लेके खाना पकाती हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों की मजबूरियाँ होती है, लेकिन ये कि कोशिश यही करें कि बच्चों को गोद में लेके खाना पकाएं। फिर दूसरा ये कि ऐसे कपड़े ना पहन के खाना पकाएं जिससे क्या कहते हैं, जिसमें आग ज़्यादा तेज़ी के साथ पकड़ सकते हैं, ख़ासतौर पे रेशमी कपड़े वगैरह। फिर बिजली की चीज़ों को जो है वो कोशिश करें कि बच्चों से बिल्कुल दूर रखें, और हर चीज़ को ये देख लें कि जो चीज़ यूज़ करेंगे उसको फिर आपने बंद भी किया या नहीं किया। फिर घर में जो पानी का जो गीज़र है, इसका कोशिश करें कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रखें, और इस्तेमाल करने से पहले पहले इसको चेक कर लें कि ये पानी इतना ज़्यादा गर्म तो नहीं हैगा। फिर इसके अलावा ये है कि बच्चों का अगर आप दूध पिला रहे हैं तो ये भी चेक कर लें कि कहीं ये बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है जिससे बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। फिर घर में एक आग बुझाने का आला भी होना चाहिए, खुदा ना खास्ते अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर आप उसको आसानी से हैंडल कर सकें। फिर सर्दियों में हमने देखा है कि बहुत से लोग अब अंगीठी जला के सो रहे होते हैं, और फिर उसके बाद ये कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और गैस और या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जिसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। तो कोशिश ये करें कि सर्दियों में कम से कम अगर जिस जगह पे इस तरीके का माहौल हो तो कम से कम एक खिड़की ज़रूर खोल के बैठे, ताकि ये कि खुदा ना खास्ता जो है वो सांस के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर केमिकल बर्न्स हैं, केमिकल की वजह से जो बर्न्स हो रहा है, तो उसमें यही है कि थोड़ा सा प्रोटेक्टिव मेजरमेंट ले लें, आप ग्लव्स पहने, कपड़े ऐसे पहने जो कि नुकसान ना हो, फिर आपके पास गॉगल्स पहने, और इन तमाम चीज़ों को ज़रा मद्देनज़र रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।